Assalamu alaikum dear student. Today's topic is legislative powers. Yesterday we discussed about executive power. उसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रेसिडेंट जो है, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन इज रन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. All the topmost officials are appointed by the President of India. या प्रेसिडेंट जो है, प्रेसिडेंट इज द चीफ कमांडर और सुप्रीम कमांडर ऑफ द मिलिट्री फोर्सेस, वेदर एरियल, नेवल और आर्मड फोर्सेस. ही हैज ए पावर ऑफ डायरेक्शन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन. तो इसी तरह से जितने भी यूनियन टेरिटरीज हमारे पास हैं, तो उनको कंट्रोल प्रेसिडेंट ही करता है. या हमारे यहाँ जो भी लॉज बनाते हैं वो हमारे पार्लियामेंट बनाती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाती है. बट यहाँ पे फाइनली तब तक वो बिल पास नहीं होगी, डिसीजन नहीं होगा जब तक न प्रेसिडेंट उस पर अप्रूवल लेके, उसके अलावा उसको रिकन्सिडरेशन का पावर भी दोबारा भी वापस भेज सकता है. उनको उनकी बिल को उसको कहेगा कि फिर से आप उसको वो देख लीजिए. एंड द फाइनल एग्जीक्यूटिव पावर इज he is the link between center and the state. So the today's topic is legislative powers. ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ लॉ मेकिंग ने, हमारी यहाँ पार्लियामेंट ने हमारे प्रेसिडेंट का क्या रोल है, वो कौन सी फंक्शन इंजाम देता है, उसको क्या क्या पावर्स हैं. नंबर फर्स्ट वन इज पावर टू समन, प्रोरोग एंड डिसॉल्व द लोकसभा. याद रखिएगा बच्चों, प्रेसिडेंट जो होता है, ही कैन कन्वीन, प्रोरोग द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा. ही कैन ऑर्डर फ्रेश इलेक्शन टू द लोकसभा ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर. ही मस्ट कॉल सेशन ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 6 months. ठीक है, ये प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे समन मीन्स यहाँ के वो दोनों हाउसेस को, जो भी दोनों हाउसेस हैं हमारे पार्लियामेंट के, लोकसभा और राज्यसभा को, अगर कहेंगे इनके दोनों हाउसेस के बीच में किसी भी बिल को लेके कोई प्रॉब्लम होगी, तो उस वक्त दोनों हाउसों के लिए वो समन कॉल बुला सकता है. वो दोनों हाउसेस के लिए जॉइंट सेशन मुंतखब कर सकता है कि दोनों हाउसेस आपस में बैठकर वहाँ पे डिस्कस कर ले. उसके अलावा सारी प्रॉब्लम उसके प्रोग्राम पॉलिसीज जो हाउसेस की हैं, या उसके अलावा डिसॉल्व द लोकसभा. प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकता है उस वक़्त जब उसको लगेगा कि हमारे यहाँ लोकसभा जो है इसमें कोई भी पार्टी जो है या मेजॉरिटी पार्टी थी, दे लूज द वोट ऑफ कॉन्फिडेंस. इसी तरह से वो वहाँ पे पार्लियामेंट जो है इसको रहने नहीं देगा. वो उसके लिए नए इलेक्शंस का अनाउंस कर सकता है. वो नए चुनाव जो है वो डिसॉल्व भी हाउस को कर सकता है और नए चुनाव जो है वो करा सकता है. And the second one is address to the parliament. Very important thing is address to the parliament. He can address the two houses of the parliament jointly or may address them independently. जब भी उसको लगेगा कि वो कभी भी बुला सकता है पार्लियामेंट को, कभी भी हाउस को वहाँ एड्रेस कर सकता है. वहाँ पे चाहे इंडिपेंडेंटली हो, लोकसभा राज्यसभा अलग अलग से भी. और जब भी मैंने अभी जॉइंट सेशन की बात की, जब उसको लगेगा कि कहीं पे जॉइंट सेशन बुलाने की ज़रूरत है, यू नो द फर्स्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ देयर जनरल इलेक्शन इनॉग्रेटेड बाय द प्रेसिडेंट. और एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जब पार्लियामेंट बनती है, जब नई सरकार आती है, तो सबसे पहला जो है इनॉग्रेशन जो होती है वो प्रेसिडेंट को ही करता है. तो इसी तरह से वो जॉइंट सेशन भी बुला सकता है और इंडिपेंडेंटली भी उससे मुखातिब हो सकता है किसी भी बिल को लेके. ठीक है,
And the third one is nominate the members of the parliament. प्यारे बच्चों, यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि प्रेसिडेंट जो है he nominated 12 members to the Rajya Sabha and the 2 members from Lok Sabha. यहाँ प्रेसिडेंट जो है he has a power to nominate 12 members. याद रखिएगा 12 मेंबर जो है वो राज्यसभा के खुद ही चुनता है, उनके लिए कोई चुनाव नहीं होता है, लेकिन इसके लिए ये है कि द पर्सन मस्ट हैव distinguished themselves in the field of art, literature, science and social science. ठीक है, यानी कि बंदे जो है जिनको ये अपॉइंट करता है राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स को, तो वो किसी न किसी आर्ट से, सोशल साइंस से, लिटरेचर से जुड़े हुए हों. आखिर देखा होगा हमारी फिल्म इंडस्ट्री के बहुत सितारे जो हैं, बहुत स्टार्स हैं, they are the members of Rajya Sabha because they are nominated as President of India on the basis of art. ठीक है, इसी तरह से मदर टेरेसा की मैं बात करूंगी कि सोशल सर्विस की बुनियाद पे उनको दी गई थी मेंबरशिप यहाँ पे. और एक इम्पॉर्टेंट बात है, he can nominate 2 persons of the Anglo-Indian community. ठीक है, he can nominate 2 persons of Anglo-Indian community of Lok Sabha if he feels that the community has not got adequate representation. क्योंकि इंडियन एंग्लो कम्युनिटी जो यहाँ पे ब्रिटिश इंडियन जो यहाँ पे फिर उनको लगेगा कि फॉर रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं है, उस बुनियाद पे वो दोनों मेंबर्स को लोकसभा के लिए मंतखब कर सकता है कि ये मेंबर्स हैं, ये कल को अपनी कम्युनिटी यानी कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर सकता है पार्लियामेंट में, और इसी तरह से अपने मामलात को सामने रखें. और एक पॉइंट है assent on bill. A very important thing is no bill passed by the parliament can become an act without the assent of the president. याद रखिएगा, he can reject an ordinary bill only once and when passed for the second time the president to give his assent. यानी कोई भी बिल जो है वो तब तक बिल नहीं बन सकती, कोई लॉ नहीं बन सकती है जब तक न उस पर प्रेसिडेंट के दस्तखत हो. जब भी बिल हाउसेज में जाती है, चाहे लोकसभा में पहले चाहे राज्यसभा में, फिर दोनों हाउसेज उस बिल को पास कर लेते हैं. उसके बाद इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट शुड बी साइनेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जब प्रेसिडेंट ने साइन किया तब तक बिल जो है दे विल बिकम एक्ट. हाँ, कभी कभार उनको लगेगा कि ये दोनों हाउसेस से पास किया है लेकिन ये सही नहीं है, तो वो एक बार उसको ऑर्डिनरी बिल को, वो भी ऑर्डिनरी यानी कि अमूली बिल को नहीं रिजेक्ट कर सकता है, ऑर्डिनरी बिल को रिजेक्ट कर सकता है. लेकिन अगर फिर से दोबारा दोनों हाउसेस में पास करके प्रेसिडेंट को एसेट के लिए दिया गया, प्रेसिडेंट के लिए वहाँ पे दस्तखत के लिए भेज दिया गया, तो उस वक्त प्रेसिडेंट को उस वक्त साइन करना ही है, साइन करना ही करना है. एंड अनदर पॉइंट इज ऑर्डिनेंस. क्या है ऑर्डिनेंस? प्यारे बच्चों, ऑर्डिनेंस क्या होता है? यहाँ पे जैसे ऑर्डिनरी बिल हम कहेंगे कि ये कब पास होती है, ये उस वक्त पास होती है कि व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन, व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन. ठीक है, कभी कभार ऐसी कोई इमरजेंसी नाफिज हो गई, कभी कभार कोई ऐसी हमें कोई ज़रूरत महसूस हुई कि हमें कोई लॉ बनाना पड़ेगा,
लेकिन लॉ को पार्लियामेंट बनाती है। अब पार्लियामेंट छुट्टी पे है, उस वक्त प्रेसिडेंट जो है he can make ordinary law with the help of Chief Justice of Supreme Court, and that law is known as ordinance. That law is known as ordinance. ठीक है। और ये लॉ जो है ये काम चला के लिए, यानी कि वो ऑर्डिनरी लॉ बना सकता है, यानी ये प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनरी लॉ बना सकता है। यानी कि फिर से ये पार्लियामेंट फिर से आ जाएगी और वहाँ वो देखेंगे कि इस टाइम ऐसी मजबूरी पड़ेगी जिसके लिए एक ऑर्डिनेंस पेश किया था प्रेसिडेंट ने। अगर उन्हें लगेगा कि वो बेटर है, वो उसको आगे ले जा सकते हैं और उसको बिल बना के फिर इंट्रोड्यूस करके फिर लॉ बना सकते हैं। अगर नहीं लगेगा then they have a power to reject it। यानी फिर से मैं आपको बताऊंगी कि ड्यूरिंग द इंटरवल्स ऑफ द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट he can issue ordinances. These ordinances have the force of law. The ordinance is put before the parliament as soon as it meets the parliament has a authority to reject the ordinance. ठीक है। जो मैंने अभी कहा था कि ऑर्डिनरी लॉ तब बनता है जब उनको ज़रूरत होती है, जब वो फिर से मिलते हैं उस पर डिस्कशन होता है, अगर सही लगेगा आगे बढ़ें कि नहीं लगेगा द पार्लियामेंट हैज़ पावर टू रिजेक्ट दिस ऑर्डिनेंस। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। Constitutional Amendment Bill is finally sent to the President for his assent. The President is bound to give his assent to the Constitutional Amendment Bill. ठीक है। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी कोई न कोई चेंज लाना पड़ती है। दैट इज नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। आपने देखा होगा आए दिन 42 अमेंडमेंट के बारे में मैंने डिस्कस किया था आपसे जब हम फंडामेंटल राइट्स पढ़ रहे थे। इसी तरह मैंने आपको 44th जब राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया था 42 अमेंडमेंट यानी कि 1978 में जब हुई थी। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आज तक हुए मोर देन 100। तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई मतलब फरसुदा चीज़ आ गई, उसको हमें चेंज करना है, नई चीज़ को इसमें ऐड करना है। जैसे राइट टू एजुकेशन, पहले ये था कि 1945 में डायरेक्ट प्रिंसिपल्स में रखा गया था कि स्टेट शुड फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन बिलोंग टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। फिर उनको लगा कि हमें उसको कंपल्सरी बनाना है। फिर एक अमेंडमेंट हुई और 2002 में जो अमेंडमेंट हुई उसमें रखा गया कि उसको हमें राइट फंडामेंटल राइट्स बनाना है। जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल जो भी आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है, हालांकि पार्लियामेंट ही उसको क्या करते हैं डिस्कशन वगैरह करते हैं, फ्रेम करते हैं, लेकिन वो तब तक पास नहीं होगी जब तक न प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको पास कर ले। ठीक है प्यारे बच्चों, ये थे लेजिस्लेटिव पावर्स। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स।